वेलकम फ्रेंड्स। तो कहानी शुरू होती है वहीं से जहां पर हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जिसके बाद लीला हमें बताती है कि जब एड्रियन यहाँ से जाने के बाद मैं भी इस ड्यूअल एस्टेट को छोड़ने की तैयारी कर ली। उसके लिए मैंने उस ब्रोच को बेच दिया और उससे कुछ पैसे मिल गए और मैंने अपनी सैलरी से कुछ पैसे बचाए और किचन सिस्टर ने भी, उन सभी ने जमा करके मुझे पैसे दिए, जिस कारण मुझे आने जाने के लिए काफ़ी पैसे जमा हो गए। जब मैं वहां से जाने लगी तो वहां पर बिग सिस्टर मुझे गले लगाकर काफी रोने लगी थी। उन्होंने इतने सालों तक मेरा ख्याल रखा, मुझे भी उन्हें छोड़कर जाने से काफी दुख महसूस होने लगा, लेकिन मुझे अभी के लिए इन सभी को छोड़कर जाना होगा। फिर इसके बाद मैं सीधा ब्लैक नाइट ऑर्डर में शामिल होने के लिए चली गई। लकीली उस ऑर्डर में शामिल होना इतना भी आसान था क्योंकि मैं खुद स्पिरिट कॉन्ट्रैक्टर हूँ। जब मैंने अपना कॉन्ट्रैक्ट सील दिखाया तो मैं तुरंत पास हो गई। इसके बाद पूरे 6 महीने की सैनिक ट्रेनिंग के बाद आखिरकार मुझे एक नाइट यूनिट में भेज दिया गया। तभी हमें लीला को दिखाया जाता है जो कि रास्ते में ट्रैवल करते हुए सोचती है, ये तो वॉयलेट फॉरेस्ट है। तभी उस बगी में से एक नाइट बाहर उस जंगल को देखकर कहता है, क्या इसे ही वॉयलेट फॉरेस्ट कहते हैं? लेकिन ये तो पेड़ मुझे नॉर्मल ही लग रहे हैं। जिस पर लीला कहती है, बेशक वो ऐसा ही कहते हैं। जब कोई पहली बार इस जंगल में आता है तो ये इलाका अभी भी बाहरी इलाके में होता है। अगर तुम इसके बैरियर के जितना करीब जाते हो उतना वॉयलेट रंग और गहरा होता जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्पिरिट लॉर्ड का खराब ऑरा बाहर निकलता है। ये सुनकर वो दोनों नाइट हंसने लगते हैं। पहला नाइट कहता है, क्या कहा तुमने? स्पिरिट लॉर्ड? तुम जैसे अभी भी ऐसे बेवकूफ हैं जो ऐसी कहानियों पर विश्वास रखते हैं। जिसके साथ दूसरा नाइट भी कहता है, छोड़ो भी इस बात को, ये तो एक छोटी बच्ची है। जिस पर लीला अपने मन में सोचती है, ये तो सच्ची बात है। तुम्हें पता है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने नॉवल में पढ़ा है, जिसमें ऐसा है कि बहुत पहले जब भगवान ने इस दुनिया को ग्रेट स्पिरिट सौंपा और उस कांच के समुद्र को पार किया, तो एक स्पिरिट लॉर्ड ने उस ग्रेट स्पिरिट के खिलाफ बगावत कर दी। लेकिन इस बगावत को दूसरे स्पिरिट लॉर्ड ने खत्म कर दिया, जिस वजह से बिखरा हुआ स्पिरिट लॉर्ड टुकड़ों में टूटकर सीधे जमीन पर गिर गया, जिससे वहां उन टुकड़ों से बेलैक्स नाम के खतरनाक जीव इस जमीन पर पैदा हुए। इन बेलैक्स को गांव में घुसने से और आम लोगों को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए ब्लैक नाइट ऑर्डर इस जगह की रखवाली करते हैं। लीला इतना सोचते ही वे सभी उस जगह पर पहुंच जाते हैं। तभी कोई कहता है, हम आ गए हैं, तो सब लोग नीचे उतरो। ये सुनते ही सभी लोग उस बगी से उतरकर सामने ग्राउंड में कतार में खड़े हो जाते हैं। तभी कोई इन सभी नए नाइट ऑर्डर को देखकर कहता है, तो ये है नए खिलाड़ियों का एक और बैच। तो तुमको क्या लगता है कि उनमें से कितने लोग इस जगह पर टिक पाएंगे? जिस पर दूसरा नाइट कहता है, क्या तुम मुझसे शर्त लगाना चाहते हो? तभी कोई जोर से चिल्ला कर देता है, अटेंशन। ये सुनते ही लीला उस आवाज की तरफ एक्साइटेड होकर सोचती है, ये पहली बार है जब मैं इतने लंबे समय तक यंग मास्टर से अलग रही हूँ। मुझे आश्चर्य है कि वो मुझे इस जगह पर देखकर कितने खुश होंगे। तभी एड्रियन उस जगह पर आ जाता है। तभी लीला के साथ वही नाइट जो कि उसके साथ ट्रैवल करते हुए आए थे एड्रियन को देखते हैं, तो वो दोनों मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, हाँ, क्या ये सच में हमारा कैप्टन है? लेकिन है तो बस एक छोटा सा बच्चा है। जिस पर वही दूसरा नाइट उसके साथ हंसते हुए कहता है, देखो, ये तो इस बदमाश बच्चे की उम्र का ही लगता है। तभी हम लीला को देखते हैं जो कि अपने सामने एड्रियन को देखकर जोर से चिल्लाकर और काफी एक्साइटेड होकर उछलकर हाथ दिखाती है और कहती है, यंग मास्टर, मैं यहाँ पर हूँ, देखिए। जिसे सुनकर एड्रियन तो काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उसे ये अनएक्सपेक्टेड था कि लीला यहाँ पर क्या कर रही है और क्यों है। फिर उसके बाद हमें कमरे में एड्रियन लीला को लेकर आता है, जहां पर वो लीला से पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जिस पर लीला सिर्फ हंसती रहती है। फिर वो कहती है, क्योंकि मैंने एक रिक्रूट के तौर पर यहाँ पर अप्लाई किया था, बेशक इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ। जिसे सुनकर एड्रियन कहता है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि तुम। इतना कहते ही वो रुक जाता है क्योंकि वो लीला को इतने एक्साइटेड देखकर वो खुद अपने चेहरे पर हाथ रखकर परेशान हो जाता है। वो मन में कहता है, मैं किससे बात कर रहा हूँ? फिर वो लीला से थोड़ा चिंतित होकर कहता है, लीला, ये ऐसी जगह नहीं है जहां पर तुम अचानक से आ जाओ, और तुम्हें तो सॉर्ड भी चलाना नहीं आता, और इस जगह बहुत खतरनाक बेलैक से लड़ने का मतलब है कि तुम मर भी सकती हो। तभी लीला कहती है, यंग मास्टर, कुछ तो है जो मैं इतने समय से आपसे छुपा कर रखी हूँ। मैं भी स्पिरिट विल्डर हूँ, बिल्कुल आपकी तरह यंग मास्टर। जिसे सुनकर एड्रियन कहता है, कब से? जिस पर लीला थोड़ा उदास होकर कहती है, तुमसे मिलने से पहले। मेरी बड़ी बहन और भाई, उन दोनों को उस बेलैक्स ने मार डाला था।
मैं उन सभी दर्दनाक और दिल तोड़ने वाली यादों को दोबारा से नहीं जीना चाहती थी, इसीलिए मैंने इसे अब तक छुपा कर रखा। लेकिन अब मैं ये सब कुछ मानना चाहती हूँ, क्योंकि कोई है जिसे मैं बचाना चाहती हूँ। जिंदगी हमेशा मुश्किलों और दुखों का सिलसिला है, और इसमें खुशी और आनंद ढूंढना पूरी तरह से मुझ पर निर्भर है ना यंग मास्टर? इसीलिए मैं यहाँ पर अपनी खुशी ढूंढने के लिए आई हूँ, और आपको इस बात पर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है यंग मास्टर। खैर, वैसे भी मुझे शॉट चलाने की ट्रेनिंग पर और कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। फिर भी ट्रेनिंग के दौरान मुझे बताया गया कि मुझ में टैलेंट है। आप जानते हैं ना यंग मास्टर? जिस पर एड्रियन कुछ क्षणों के लिए कुछ भी नहीं कहता। फिर वो लीला के पास आकर कहता है, तो तुम कह रही हो कि तुम मेरे साथ रहना चाहती हो? जिस पर लीला पूरे विश्वास के साथ कहती है, हाँ, मैं रहना चाहती हूँ। फिर एड्रियन कहता है, तो ये बात तुम्हें कहने पर पछतावा हो सकता है। जिस पर लीला पूरे भरोसे के साथ कहती है, कभी नहीं, तुम मुझे क्या समझते हो? जिसे सुनकर एड्रियन हंसते हुए कहता है, ईमानदारी से कहूं तो मैं तुमसे कभी भी नहीं जीत सकता। इतना कहकर वो काफी खुश होकर लीला को गले लगाकर कहता है, तुम्हारा स्वागत है लीला, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। जिसके बाद वहां पर कई दिन और बीत जाते हैं। तभी लीला हमें बताती है कि उसके बाद एड्रियन और मैं ब्लेक ऑर्डर नाइट को एक ऐसी जगह बनाने के लिए काम कर रहे थे जहां पर लोग सच में रह सकें। एड्रियन ने यहाँ के सभी सिस्टम और ट्रेनिंग के तरीकों को काफी हद तक बदल दिया, और जहां तक मेरी बात है तो मैंने इस जगह पर सफाई करने से अपनी शुरुआत की। फिर बाद में सभी गंदे बिस्तरों को साफ किया। फिर उसके बाद मैंने अच्छे तरीके से खाना बनाना शुरू किया। पहले तो यहाँ पर इतना खराब खाना बनता था जिसे खाकर रोने का मन करता था। हमने अपनी पूरी कोशिश की ताकि जो लोग बिना उम्मीद के जी रहे थे वो कल का इंतजार कर सकें। तभी हम देखते हैं कि लीला खाना लेकर आती है और सभी को चिल्लाकर कहती है, किस किस ने खाना नहीं खाया है? जिसे सुनकर वहां के सभी नाइट लीला को घूरते रहते हैं। जिसे देखकर लीला थोड़ा ऑकवर्ड होकर कहती है, ऐसे लोग जो कभी नहीं बदलेंगे। लेकिन उन्होंने पहले ही कल के खाने के मेन्यू के बारे में मुझसे पूछना शुरू कर दिया, जिसे देखकर मैं भी उन सभी का गर्मजोशी से स्वागत करती हूँ। इसके बाद वहां पर पूरे 2 साल बीत जाते हैं, और वहां पहले से ज्यादा लोग अपनी मर्जी से नाइट ऑर्डर में बने रहने का फैसला करते हैं। तभी हम देखते हैं कि एड्रियन और लीला वहां पर कई सारे नए दोस्त बना चुके हैं जो कि एक साथ मिलकर नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक लाल बालों वाला नाइट पूछता है, वैसे मैं कुछ समय से जानना चाहता हूँ कि तुम दोनों के बीच असल में क्या रिश्ता है? कुछ वैसा ही रिश्ता है ना? जिसे सुनकर एड्रियन और लीला एक दूसरे को देखते रहते हैं। फिर लीला तुरंत कहती है, तुम क्या बात कर रहे हो, हम दोनों तो बस दोस्त हैं। जिस पर वही लाल बालों वाला नाइट कहता है, ओह प्लीज, ये झूठ है, अगर तुम दोनों सिर्फ दोस्त हो तो मेरा कोई दोस्त नहीं है। जिस पर लीला कहती है, हाँ, अपने अनपॉपुलर होने के लिए तुम हमें दोष क्यों दे रहे हो? जिसे सुनकर लाल बालों वाला नाइट गुस्सा होकर कहता है, तुमने अभी क्या कहा, तुम इधर आ। इतना कहकर वो दोनों लड़ने लगते हैं, जिसे देखकर दूसरा नाइट हंसते हुए कहता है, ये दोनों एक दिन भी शांत नहीं रहते। फिर लीला बताती है कि इस जगह पर हम सिर्फ दोस्त ही नहीं बल्कि हम एक नारा परिवार बन गए हैं। लेकिन ये खुशी बस कुछ समय तक ही रही, जब तक वो चिट्ठी नहीं आई। फिर लीला हमें बताती है कि हमें कुछ समय पहले लुवॉइन ड्यूक घर से एक चिट्ठी मिली थी जिसमें लिखा था कि युवा मास्टर गेराल्ड गुजर चुके हैं। जिसे सुनकर वहां पर एड्रियन और मैं काफी हैरान हो गए। फिर लीला हमें बताती है, अब यही वो समय है जब वो लोग एड्रियन को जहर देने वाली घटना को अंजाम देने वाले हैं, इसीलिए मुझे किसी भी तरह इसे रोकना होगा। इसके बाद मैं एड्रियन के साथ उस लुवॉइन मेंशन की तरफ रवाना हो गई। फिर जैसा मैंने उम्मीद की थी, डचेस ने एड्रियन को मिलने के लिए बुलाया। ये वही जगह थी जहां पर एड्रियन को मारने की कोशिश होने वाली थी। लेकिन इस समय पर मैंने ये सोचा था कि मैं बड़े ही शान से उस जहरीली चाय को एक तरफ हटा दूंगी और किसी नाटकीय सीन की तरह ऐलान करूंगी कि इसमें तो जहर मिलाया है। लेकिन मैंने वो करने के बजाय मैंने बिना कुछ सोचे उस जहरीली चाय को खुद पी लिया। असल में मुझे पता था कि इसे पिए बिना यहाँ से निकलने का कोई और रास्ता भी नहीं था, और उसके बाद मैं बेहोश हो गई, जिस वजह से मुझे कुछ भी याद नहीं है कि वहां पर अभी क्या हो रहा होगा। लेकिन हम जानते हैं कि वहां पर क्या क्या हो रहा था। फिर लीला बताती है कि जब मैं बेहोश हो गई थी तो मुझे बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही थी और उसके साथ मुझे जबरदस्त नींद आने लगी थी। लेकिन कोई इस समय मुझे लगातार मेरा नाम पुकार रहा था, और तभी हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं था, वो खुद एड्रियन था, जो कि वहां पर लीला को उठाकर तेज बारिश के बीच भागते हुए बार बार उसी का नाम चिल्लाकर पुकारता रहता है। वो बार बार चिल्लाकर कहता है, लीला तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, प्लीज तुम मुझे छोड़कर मत जाना। फिर वो काफी परेशान होकर सोचता है, उसकी सांसें बहुत ही कमजोर पड़ गई हैं, अगर यही रहा तो ये नहीं हो सकता। फिर वो इतना सोचते ही 1 मिनट के लिए रुक जाता है
फिर वो सीरियस होकर सामने देखकर कहता है, अंधेरा? तो ठीक है, अगर मैं सीधे अंधेरे में कूद जाऊं तो, लेकिन मैंने पहले कभी ऐसा करने की कोशिश नहीं की। फिलहाल ये सोचने के लिए अब कोई समय नहीं बचा है। इतना कहकर एड्रियन वहां पर अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और कहता है, ओ डार्कनेस, जहां ना कोई रहता है और ना ही कोई रोशनी का इलाज है, तो मुझे किसी सुरक्षित जगह पर ले चलो। इतना कहते ही वहां पर पूरा अंधेरा छा जाता है और उस अंधेरे भरे रास्ते पर एड्रियन चला जाता है। फिर उसके बाद वो उस रास्ते पर चलते हुए उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसे जाना था। तभी हम देखते हैं कि सामने कोई था। वो और कोई नहीं बल्कि एड्रियन की टीम मेंबर लाल बालों वाला जीन था। वो ब्लैक नाइट ऑर्डर का वाइस कमांडर है। वो एड्रियन को देखकर सीधा उसकी तरफ भाग कर आता है और पूछता है, कैप्टन क्या हुआ, आप इस तरह दौड़ते हुए क्यों आए हो? तभी हम एड्रियन को देखते हैं जो कि जीन को देखकर रोते हुए कहता है, सिरिल, सिरिल कहाँ पर है? लीला? फिर उसके बाद वो दोनों लीला को लेकर अंदर कमरे में जाते हैं जहां पर लीला के सभी टीम मेंबर आए थे। वहां पर सिरिल, जो कि ब्लैक नाइट ऑर्डर का फिजिशियन है, लीला को इस हालत में देखकर पूछता है, आखिर वहां पर क्या हुआ था जिस वजह से लीला की हालत इस तरह से है? जिस पर एड्रियन कहता है, वहां पर मुझे जहर पिलाने की कोशिश की थी, लेकिन वो जहर लीला ने खुद पी लिया, जिस वजह से उसने बहुत ज़्यादा खून की उल्टी कर दी और उसकी सांस नहीं चल रही थी। उसके शरीर का तापमान इतना कमज़ोर हो गया था कि मैं उसे वहां से जितनी तेज़ी से हो सका उतनी तेज़ी से यहाँ लेकर आया। अगर मुझे पहुंचने में देर हो जाती तो। इतना कहकर वो रोने लगता है। तभी उसके कंधे पर हाथ रखकर लुइस उसे दिलासा देते हुए कहता है, कैप्टन अभी के लिए आप कृपया शांत हो जाएं, वो ठीक हो जाएगी। और उसके साथ पीछे जीन भी थोड़ा हंसते हुए कहता है, सचमुच आप अच्छी तरह से जानते हैं कि लीला कितनी जिद्दी है। तभी सिरिल लीला को चेक करते हुए कहता है, सचमुच काबिले तारीफ है, उसने जहर के फैलाव को धीमा करने के लिए अपने शरीर का तापमान कम कर लिया, इस स्तर पर कि लगता है वो इसे सह सकती है। तो तुम मेरे ग्रीन हाउस में जाओ और वहां से कुछ जड़ी बूटियां लेकर आओ। और तभी हमें लीला के अंदर का हाल दिखाया जाता है जहां वो एक गहरे पानी के अंदर बैठी हुई है। वहां पर लीला मन में कहती है, ये जगह बहुत शांत है, मैं यहाँ पर इस तरह शांति से आराम से रहना चाहती हूँ। तभी उस जगह लीला के शरीर से बहुत तेज रेड कलर की रोशनी निकलती है, जिस वजह से उसे बहुत तेज दर्द होने लगता है और वो दर्द के कारण चिल्लाने लगती है। उसे इस हालत में देखकर सिरिल एड्रियन से कहता है, तुरंत उसके हाथ पैरों को कसकर पकड़ो। जैसे जैसे उसकी शारीरिक प्रक्रियाएं सामान्य होंगी, उसे ऐसा दर्द महसूस होगा जैसे उसके शरीर के कई हिस्सों को चाकू से भेदा जा रहा हो। उसे इस पर काबू पाना ही होगा। उसके लिए मैं उसे एक एंटीडोट देता हूँ, तुम उसे पकड़े रहना। तभी हम एड्रियन को देखते हैं जो लीला को इस हालत में देखकर काफी गुस्से में था। फिर उसके बाद वहां पर रात बीत जाती है जहां पर लीला की हालत ऐसी थी जैसे कि उसे कभी जहर दिया ही नहीं गया हो। वो शांति से सोकर आंख मलते हुए उठती है और कहती है, मैं तो बच्चों की तरह सोई थी। तभी उसके पूरे शरीर में बहुत तेज दर्द होने लगता है, जिसके कारण वो चिल्लाकर कहती है, मेरा शरीर, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने मुझे बहुत बुरी तरह पीटा हो। तभी इस वक्त उस कमरे में सिरिल आता है। वो लीला को देखकर कहता है, सच में जरा खुद को देखो, उठते ही कैसा हंगामा मचा रखा है। जिसे सुनकर लीला कहती है, ओह सिरिल, हम कहाँ पर है? जिस पर सिरिल कहता है, हम वायलेट फॉरेस्ट के पास एक गांव में हैं। मैं यहाँ कुछ समय के लिए आया हूँ ताकि मैं तुम्हारा इलाज ठीक से कर सकूं। फिर लीला उससे पूछती है, क्या इसका मतलब है कि मुझे ड्यूकल फोर्स से इतनी दूर यंग मास्टर लेकर आए हैं? जिस पर सिरिल कहता है, हाँ, तुम्हें यहाँ आए 1 हफ्ता हो चुका है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि कप्तान के चेहरे पर ऐसा भाव देखूंगा। तुमने उन्हें इस तरह चिंता में डाल दिया। अरे चलती फिरती मुसीबत, तुम ऐसी हरकतें क्यों करती हो? इतना कहकर वो लीला के सिर पर प्यार से मारता है। जिस पर लीला कहती है, आउच, हाँ मुझे पता है, लेकिन ये सब करने के पीछे एक कारण था। लेकिन किसी मरीज के साथ ऐसा बुरा बर्ताव नहीं करते, समझे तुम? फिर सिरिल लीला को चेक करते हुए कहता है, जहर की वजह से तुम्हारे मुंह, गले और पेट में छाले पड़ गए हैं और तुम्हारे बाकी अंग भी ठीक से काम नहीं कर रहे। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि तुम ठीक हो जाओ, लेकिन तुम्हें पूरे 6 महीने तक आराम करने की जरूरत है, तो अपनी दवा समय पर लेते रहना। जिस पर लीला सोचते हुए कहती है, क्या 6 महीने? ये तो बहुत लंबा समय है। जिसे सुनकर सिरिल कहता है, तुमने अभी कुछ कहा? जिस पर लीला तुरंत हंसते हुए कहती है, तो ठीक है, तुम देखते जाना, मैं 2 महीने के अंदर ठीक हो जाऊंगी। इसके बाद वहां पर पूरे 2 महीने बीत जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि लीला काफी खुश होकर कहती है, लीला वापस आ गई है। जिसे देखकर जीन थोड़ा परेशान होकर पूछता है, सिर्फ 2 महीने में? क्या तुम्हें सच में यकीन है कि तुम ठीक हो? जिस पर लीला कहती है, मैं सचमुच ठीक हूँ, यहाँ तक कि सिरिल ने भी कहा कि मैं पूरी तरह ठीक हो गई हूँ। लेकिन उसी समय सिरिल धीरे से कहता है,
सच कहूं तो मैं ये नहीं बता सकता कि मैंने किसी इंसान का इलाज किया है या किसी भालू का। ये लीला भी ना, तुम कैसी हो? फिर प्रेजेंट टाइम में लुइस कहता है, तुम तो बिल्कुल ठीक लग रही हो। जिस पर जीन लीला के कंधे पर हाथ रखते हुए हंसकर कहता है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी वापसी का हम सभी जश्न मनाते हैं। तो आज रात हम पार्टी करते हैं, ठीक है ना लीला? जिस पर लीला कहती है, तुम्हें तो बस पीने का मौका चाहिए और मुझे बहाना बना रहे हो, है ना? जिस पर जीन हंसते हुए कहता है, तुमने मुझे पकड़ लिया। तभी लीला सामने एड्रियन को देखकर थोड़ी शांत हो जाती है। बस वो उसे ही देखती रहती है, लेकिन एड्रियन वहां कुछ भी नहीं कहता, जिस पर लीला थोड़ी उदास हो जाती है। फिर हम रात का सीन देखते हैं, जहां लीला अपने रूम में पार्टी के बाद थोड़ी पीकर सोई हुई है। वो नींद में कहती है, उफ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैंने शायद कुछ ज्यादा ही पी ली है। फिर वो उदास होकर सोचती है, एड्रियन ने काम का बहाना बनाया और मुझसे मिलने नहीं आया, मैं बहुत परेशान हूँ, क्या वो ठीक है? तभी उसी समय लीला के कमरे का दरवाजा अचानक से खुलता है। वो तुरंत उठकर कहती है, कौन है वहां? तभी हम देखते हैं कि वहां एड्रियन खड़ा है, जिसे देखकर लीला कहती है, यंग मास्टर, आप यहाँ, क्या बात है? तभी एड्रियन गुस्से में कहता है, ये सब क्या था? तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें पता था कि उस समय चार में जहर मिला हुआ था, है ना? फिर तुमने उसे क्यों पिया? जिस पर लीला कहती है, क्या आप मुझसे नाराज हैं उस बात पर? जिसे सुनकर एड्रियन कमरे में अंदर आता है और कहता है, मैं नाराज? और मैं किस बात पर नाराज हूँ तुमसे, बताओ जरा। मेरा भरोसेमंद सबॉर्डिनेट, मेरी जगह पर वो खुद उस जहर को पी गया, क्या ये तारीफ के काबिल नहीं है? और मुझे ऐसा सबॉर्डिनेट मिला तो ये जश्न मनाने लायक बात है ना? क्या सच नहीं कह रहा हूं ना लीला? बताओ मुझे जरा। जिस पर लीला एक गहरी सांस लेती है और कहती है, तो ठीक है, मैं तुम्हारी बात अच्छे से समझ गई हूं, तुम सच में मुझ पर अभी भी बहुत गुस्से में हो, तो तुम अभी के लिए शांत हो जाओ, इतना गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसे सुनकर एड्रियन लीला के कंधे पर हाथ रखकर थोड़ा रोते हुए कहता है, प्लीज ऐसी बात मत करो, ऐसी बात जैसे मेरे लिए इसकी कोई अहमियत ही नहीं है, जैसे तुम्हारे लिए ये सब कोई बड़ी बात ही ना हो, ऐसे मत कहो। फिर वो इतना कहकर अपने पिछले दुख भरे यादों को याद करता है, जिसमें जब लीला को डचेस ने उस पर ठंडे पानी से नहलाया और उसके बाद भी उसे मारा और उसे उस हालत में बाहर बैठा दिया जहां पर बहुत ही ज्यादा ठंड थी, जिस कारण वो उस जगह पर पूरी तरह से जम गई थी। जिसे याद करके एड्रियन कहता है, इस बार भी मेरे पास तुम्हें तकलीफ में देखने के अलावा और कोई चारा नहीं था। मुझे डर था कि कहीं मैं तुम्हें ऐसे ही जाने ना दूं, मुझे बहुत डर था कि तुम मुझे छोड़ दोगी। सच तो ये है कि मुझे पहले से ही पता था कि अगर लीला मेरे साथ रही तो उसे बार बार मेरी वजह से चोट लगती रहेगी। इतना कहकर वो लीला को गले लगाकर कहता है, जब तुम नाइट ऑर्डर में आई तो मुझे तुम्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए था, ये सब कुछ मेरी ही गलती है, मैंने ही लीला की हमदर्दी का सबसे ज्यादा फायदा उठाया है। इतना कहकर वो कुछ देर तक वैसे ही शांत रहता है, जिसे देखकर लीला उसका नाम पुकारती है और कहती है, एड्रियन, जैसा तुमने कहा मुझे पता था कि चाय में जहर था, ऐसा हो ही नहीं सकता था कि मुझे इस बात का पता ना चले। वो इतनी तीखी गंध इतनी जबरदस्त थी, क्या बताऊं। जिसे सुनकर एड्रियन तुरंत थोड़ा परेशान होकर उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछता है, तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया? जिस पर लीला कहती है, खैर ये तो जाहिर सी बात है ना, क्योंकि तुम इसे पीने वाले थे, है ना? तुम्हें शुरू से ही सब कुछ पता था, इसीलिए जब मैंने पहले इसे जांचने की कोशिश की तो तुमने जानबूझकर मुझे रोक दिया। आपसे तुम तैयार रहना, अगर तुम जहर पियोगे तो मैं भी तुम्हारी जगह उसे पी लूंगी, और अगर तुम कोई धारदार चीज उठाने को तैयार हो तो मैं भी तुम्हारे साथ उसे ही लूंगी। जिसे सुनकर एड्रियन कुछ देर तक कुछ भी नहीं कहता। फिर वो पूछता है, लीला, अगर मैंने वो चुनाव किया होता तो वो? जिस पर लीला कहती है, तो तुमने इसका हिसाब लगाया था, है ना? मैं ठीक कह रही हूँ ना? मुझे पता ही था, तुम्हें लगा कि उस मुसीबत से निकलने का एकमात्र तरीका उसे पी लेना ही था। आखिर तुमने जहर के प्रति कुछ हद तक रेजिस्टेंस टू पॉइजन तो है ही, और अगर तुम बेहोश भी हो जाते तो भी इससे डचेस की निगरानी थोड़ी ढीली पड़ जाती, इसीलिए मैंने ये किसी बेचारे यंग मास्टर को बचाने के लिए नहीं किया। जिसे सुनकर एड्रियन को विश्वास नहीं होता कि लीला को ये सब कैसे पता चला। वो हैरान होकर उसकी तरफ देखता रहता है, जिसे देखकर लीला मुस्कुराते हुए कहती है, ये कैसी नजर है? हो सकता है मुझे तुम पसंद हो, लेकिन मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ। मुझे पता है कि हमारे यंग मास्टर कोई भोला भाला मेमना नहीं है, बल्कि वो शेर है, ये बात आप अच्छे से समझ जाइए। जिसे सुनकर एड्रियन काफी शर्मिंदा होकर सोचता है, मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है, तुम सब कुछ जानते हुए भी तुमने मेरे साथ रहने का फैसला किया, और फिर भी मैंने क्या किया? तभी लीला एड्रियन का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ बेड पर बैठाकर कहती है, अच्छा आप यहाँ बैठ जाओ, मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। तुम्हें पता है ना, चाहे तुम्हारी योजना कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अपने शरीर को नुकसान मत पहुंचाना। क्या होगा अगर तुम कम उम्र में ही चल बसे? अगर तुम सिर्फ दूसरों का भला करते करते ही मर गए तो मुझे बहुत दुख महसूस होगा। जिसे सुनकर एड्रियन कहता है, और तुम्हारा क्या हाल है? फिर वो थोड़ा उदास होकर सोचता है, और अगर तुम यहाँ से चली गई तो मेरा क्या होगा तुम्हारे बिना? जिसे सुनकर लीला हंसते हुए कहती है, तो फिर ये पक्का वादा है,
मैं भी सच में सावधानी से काम करूंगी। उस बेलाग से भरे जंगल में तुम जानते हो कि ब्लैक नाइट ऑर्डर का कोई सदस्य इससे बेहतर और कुछ नहीं कह सकता। इतना कहकर वो अपना हाथ प्रॉमिस के लिए आगे बढ़ाती है, जिस पर एड्रियन कहता है तुम्हें इसकी रक्षा करनी होगी चाहे कुछ भी हो जाए। इतना कहकर वो दोनों हाथ मिलाकर एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं। फिर लीला हमें बताती है कि इस दुनिया में जब कोई लोग वादा करते हैं तो वो अपनी हथेलियों को आपस में इस तरह से मिलाते हैं। जिसके बाद हम वहाँ पर एक प्यारा सा रोमांटिक पल देखते हैं, जहाँ पर एड्रियन कहता है तुमको सच में इसे याद रखना होगा, जिस पर लीला ओके कहती है। फिर इसके बाद सीन बदलकर हमें सुबह का दृश्य दिखाया जाता है, जहाँ पर लीला की हालत कुछ खराब हो गई थी, जिसे देखकर जीन उससे पूछता है लीला क्या तुम ठीक नहीं लग रही हो, तो तुम क्यों गश्त पर आई हो। जिस पर लीला अपना सिर पकड़कर कहती है नहीं, बस बात यह है कि मैं कल रात अच्छे से सोई नहीं। फिर लीला हमें कारण बताती है, कल रात जब एड्रियन मेरे रूम से चला गया तो मैं सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन मुझे बार बार ख्याल आने लगे, जिसमें ये तीसरी घटना भी सुरक्षित रूप से गुजर गई। और अगला चैप्टर की बारी थी, जो कि था पूरे ब्लैक नाइट ऑर्डर का खात्मा, जिसे याद करके लीला को बहुत गुस्सा आने लगता है और वो कहती है आखिरकार हम एक असली नाइट ऑर्डर से दिखने लगे हैं और अब तुम कह रहे हो कि हमारा खत्म हो जाएगा, चाहे वो सिर्फ सब मेल ही क्यों ना हो। क्या ये सच में कुछ ज्यादा ही बहरमी नहीं है। फिर वो कहती है मैं उसके बारे में सोचती रही और उसी सोच के कारण मुझे नींद में अजीब अजीब सपने आने लगे, जिस कारण मैं अच्छी तरह सो ही नहीं पाई। फिर लीला अपने सपनों को याद करते हुए कहती है एक ऐसा सपना जिसमें एक बेलैक्स ने मुझे खा लिया और एक विशालकाय बेलैक्स जो कि किले को पूरी तरह से तबाह कर रहा है। ये याद करके लीला अपना सिर पकड़ लेती है। फिर वो जीन से पूछती है तुम्हें पता है जीन, अगर ब्लैक नाइट ऑर्डर पूरी तरह से खत्म हो जाए तो तुम्हें क्या लगता है कि इसकी वजह क्या होगी। जिसे सुनकर जीन थोड़ा चौंक कर कहता है क्या कहा तुमने, तुम ऐसे अचानक ऐसी बुरी बातें क्यों कह रही हो, क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा है। जिस पर लीला कहती है हाँ कुछ ऐसा ही, मुझे बस अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही है। जिस पर जीन कहता है मैं तो इसकी कल्पना भी नहीं करना चाहता, लेकिन कहीं इसकी वजह पैसों की कमी तो नहीं है। तभी लीला कहती है क्या अचानक से पैसों की जरूरत क्यों पड़ गई। जिस पर जीन कहता है हमारे हथियारों की बात करो तो तुम जानते ही हो कि ये सभी हथियार लांसी स्टील से बने हुए हैं और वो कितना महंगा है ये तुम्हें पता है। इतना कि हम अपने हथियारों में उसकी 10% मात्रा भी इस्तेमाल नहीं कर पाए, जिस वजह से हम किसी ऊंची श्रेणी के बेलैक्स की चमड़ी को भी ठीक तरह से भेद नहीं पाते, और अगर इससे भी ऊंची श्रेणी के बेलैक्स झुंड में हमला कर दें तो हम रातों रात पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, ये तो पक्का है। जिसे सुनकर लीला चिल्लाकर कहती है इसीलिए तो ये बहुत ज्यादा असली लग रहा है, अब तो मैं और भी ज्यादा बेचैन हो रही हूँ, अब मैं क्या करूँ। तभी जीन कहता है तुम ही तो हो जिसने ये अजीब सवाल पूछा था, तो फिर तुम इतना घबरा क्यों रही हो। फिर वो गहरी सांस लेकर कहता है फिर भी ग्रेट श्रेणी के बेलैक्स का हमला होना दुर्लभ है, इसीलिए हम सुरक्षित रहेंगे, और वैसे भी पैसों की चिंता करके हम कुछ भी तो नहीं कर सकते जब तक कि हमें कहीं और कोई स्टील की माइन मिल जाए। जिस पर लीला को कुछ याद आता है और वो कहती है क्या एक माइन, तो ठीक है, मुझे पूरा यकीन है कि नॉवेल के हिसाब से फीमेल लीड फियोना को इस वायलेट फॉरेस्ट के अंदर एक माइन मिली थी, और वो भी कोई आम माइन नहीं बल्कि ब्राइट स्टील की खदान, जो कि लांसी स्टील से भी कहीं ज्यादा बेहतर है। फिर वो सोचती है लेकिन इसे बस एक ऐसी चीज के रूप में दिखाया गया था जो उसे किडनैप होने के बाद अचानक से मिल गई थी, इसीलिए ये जानने का कोई तरीका नहीं है कि वो कहाँ है। मेरी पर्सनैलिटी के हिसाब से मैं अकेले ही पूरे जंगल को छान मारना चाहूंगी, लेकिन अगर मेरा सामना किसी हाई ग्रेड ब्लैक से हो गया तो मैं सचमुच मारी जाऊंगी, मजाक नहीं कर रही हूँ, सच में मारी जाऊंगी। फिर वो थोड़ा उदास होकर सोचती है भले ही ब्राइट स्टील के हथियार होना तसल्ली देने वाला होगा, लेकिन क्या कहीं से पैसों का इंतजाम हो सकता है। मुझे जो कुछ भी करना पड़े मैं वो सब करूंगी, लेकिन मैं ब्लैक नाइट ऑर्डर को तबाह नहीं होने दूंगी, तो मैं अब अपने परिवार को और नहीं खो सकती। इतना कहकर वो अपने सभी नाइट मेंबर को याद करती है। तभी वो किसी चटपटी लिक्विड पर पैर रख देती है, जिसके कारण उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है, जिसे देखकर जीन भी कहता है जरा संभल कर लीला। फिर लीला उस चीज को देखकर कहती है अरे ये क्या है, क्या ऑयल, लेकिन ये यहाँ पर क्यों है। जिस पर जीन कहता है ऐसा लगता है कि ये उस गिरे हुए पेड़ से निकलकर बाहर आ गया है, जरूर किसी बेलैक्स ने इसे तोड़ दिया होगा। ये सुनकर लीला सोचती है सच में ये जंगल बहुत अजीब है, पेड़ से ऑयल क्यों निकल रहा है। फिर वो हंसते हुए कहती है अब हम इसे ऑयल ट्री कहेंगे, अगर हम इसे वीडियो में इस्तेमाल करेंगे तो कैसा होगा, और इस ऑयल की महक सस्ती मोमबत्तियों से ज्यादा अच्छी होती है और ये उससे ज्यादा तेज रोशनी भी देगा। जिसे सुनकर जीन कहता है तुम्हें तो सच में बहुत कुछ पता है, मैंने भी इसके बारे में पहली बार सुना है। फिर लीला थोड़ा घबरा कर कहती है अरे हाँ खैर किसी तरह मैंने कहीं ये सब बातें सुनी थी। फिर वो अपने मन में सोचती है ऐसा इसीलिए क्योंकि मैंने ये नॉवेल में पढ़ा था, जहाँ पर इस कहानी की मेन फीमेल लीड फियोना को गलती से ये ऑयल वाले पेड़ और पारदर्शी फल मिल गए थे, वो उनसे रोशनीदार दिए बनाती है और इस तरह उसने बहुत सारा पैसा कमाया। तभी लीला को कुछ याद आता है और वो काफी एक्साइटेड होकर जीन को पकड़कर चिल्लाती है इतना ही, मुझे ये बात क्यों समझ नहीं आई। लेकिन लीला के इस तरह चिल्लाने से जीन के कानों से खून निकल आता है। फिर लीला आंखों में पैसों की चमक लिए कहती है हम इससे पैसे कमा सकते हैं। इसके बाद लीला तुरंत साइरल के पास जाती है और उसके सामने अपनी बात बताती है, जिसे सुनकर साइरल कहता है
क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें इस वायलेट फॉरेस्ट की जड़ी बूटियों के बारे में सिखाऊं? जिस पर लीला एक्साइटेड होकर कहती है, हाँ, मैं उनमें से बहुत सारे उगाऊंगी और उन्हें बाजार में भेजूंगी, जिससे हमें ढेर सारे पैसे मिलेंगे। क्या ये आइडिया बहुत बढ़िया नहीं है? तुम क्या कहते हो? जिसे सुनकर साइरल कहता है, हो, ये कोई बड़ा आइडिया नहीं है। जड़ी बूटियों की मांग हमेशा उनकी सप्लाई से ज्यादा होती है, खासतौर पर उन जड़ी बूटियों की जो सिर्फ वायलेट फॉरेस्ट में ही उगती है। जिसे सुनकर लीला कहती है, मैं भी तो यही कह रही हूँ। फिर साइरल कुछ जड़ी बूटियां ढूंढते हैं, कहता है, अच्छा तो चलो देखते हैं, ये जड़ी बूटी और ये वाली भी, इसकी भी अच्छी खासी मांग है। तभी लीला साइरल के हाथों में वही ऑयल ट्री की खुशबू महसूस करती है और कहती है, ये उस ऑयल ट्री की खुशबू है, ये तो बहुत सुगंधित है। अगर हम इससे दिए बनाकर बेचें तो ये सच में बहुत लोकप्रिय होगा। इस बात पर साइरल भी कहता है, सच में क्या? फिर वो लीला से पूछता है, तुम्हें अपने विषय की अच्छी जानकारी है, तो क्या तुम डॉक्टर हो? जिस पर लीला कहती है, अरे नहीं, मुझे तो बस बिजनेस में बहुत दिलचस्पी है। फिर साइरल कहता है, खैर, कुछ पैसे बचाकर रखना एक अच्छा विचार है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जल्दी ही हमारी सप्लाई बंद हो जाए। डची के बारे में आजकल एक बुरी अफवाह चल रही है। जिसे सुनकर लीला पूछती है, कैसी अफवाह? जिस पर साइरल बताता है, ये अफवाह है कि वे लोग कर्ज में डूबे हुए हैं और लेनदार लगातार आते जाते रहते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इंपीरियल गार्ड के साथ होने वाली एक्सचेंज लड़ाइयों में भी वे लगातार हार रहे हैं। ये भी चर्चा है कि वे इंटीरियर टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेंगे। जिसे सुनकर लीला पूछती है, क्या? कौन सी एक्सचेंज बैटल हो रही है? जिस पर साइरल कहता है, ये लोवाइन डची के प्रतिनिधि नाइट ऑर्डर्स और काउंट राबा फैमिली के बीच एक मुकाबला है, जो उनके क्षेत्रों के बीच स्थित क्रिस्टल के उपयोग के अधिकार को लेकर लड़ा जा रहा है। ये सुनकर लीला सोचती है, वे लोग पिछले साल ही हार गए थे, तो क्या इसका मतलब है कि वे लगातार 2 बार हार रहे हैं? खेती बाड़ी और पशुपालन का तरीका भी इसी तरह से बदल जाएगा। फिर वो सोचती है, ऐसा लगता है कि साइरल के जासूस पूरे इलाके में फैले हुए हैं। एक डॉक्टर होने के नाते वो कहीं भी जा सकता है, तो फिर वो इस छोटे से नाइट ऑर्डर में ही क्यों रुका हुआ है? ये सोचकर वो साइरल से पूछती है, साइरल, आखिर तुम ब्लैक नाइट ऑर्डर में क्यों हो? जिस पर साइरल आराम से कहता है, मैं? ये तो जाहिर है। फिर वो अजीब तरीके से हंसते हुए कहता है, क्योंकि यहाँ पर मैं इंसानों को अपनी मर्जी से चीर फाड़ सकता हूँ, इसलिए मैं यहाँ हूँ। ये सुनकर लीला डर जाती है और कहती है, कसम से इस ऑर्डर में एक भी समझदार इंसान नहीं है। जिस पर साइरल कहता है, तुम्हें पता है इसमें तुम भी शामिल हो। जिस पर लीला भी अग्री करती है। फिर अगले दिन लीला बताती है कि यहाँ पर रोज की तरह आज भी वही सब हो रहा था, ट्रेनिंग, नाश्ता और वायलेट फॉरेस्ट में गश्त। लेकिन इस बार लीला जंगल में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी। जिसे देखकर जीन पूछता है, लीला, क्या तुम्हारा अभी तक नहीं हुआ? जिस पर लीला कहती है, बस थोड़ा और, मुझे यहाँ कुछ उपयोगी पौधे ढूंढने हैं। तभी उसे वो चीज मिल जाती है और लीला बताती है, मैंने उन पौधों को ढूंढ निकाला है जिन्हें असल में फीमेल लीड ने इस वायलेट फॉरेस्ट में खोजा था, और मैंने उन सभी को अपने बगीचे में लगा दिया। तभी जीन पूछता है, ये क्या है? जिस पर लीला कहती है, ये एक ट्रांसपेरेंसी फ्रूट है, ये जल्द ही हमारा सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट बनने वाला है। फिर वो बताती है, क्योंकि फ्योना ने इसका इस्तेमाल करके लुवॉइन को एक वेल्दी टेरिटरी बना दिया था। इसके बाद लीला लुइस के पास जाकर प्यारी बिच्ची बनकर कहती है, मैं एक सब्जी का बगीचा बनाना चाहती हूँ, प्लीज मुझे अनुमति दे दो लुइस। और अनुमति मिलने के बाद वो अपने गार्डन में काम शुरू कर देती है। वो पौधे लगाते हुए सोचती है, बेशक मुझे नहीं पता कि यंग मास्टर कब ड्यूक बनेंगे, लेकिन जब वो बनेंगे तो क्या वो सच में अपने परिवार को मार डालेंगे? जब मैं सोचती हूँ कि डचेस ने उनके साथ क्या किया था तो मेरा शरीर गुस्से से कांप उठता है। लेकिन अगर उन्हें एक ऐसा बेटा कहा गया जिसने अपने पिता और भाई को मार डाला, मुझे इससे नफरत है। मैं खुद उन्हें मारना चाहती हूँ ताकि एड्रियन पर यह कलंक ना लगे। लेकिन अगर मैं ऐसा करती हूँ तो क्या यंग मास्टर ड्यूक नहीं बन पाएंगे? तभी एड्रियन वहां आकर कहता है, क्या तुम ये सब एक ही दिन में करने का इरादा रखती हो? जिस पर लीला कहती है, ओह यंग मास्टर, आप यहाँ? फिर एड्रियन मुस्कुराकर कहता है, मैं सोच रहा था कि ये सारा हंगामा क्या है। मैंने सुना कि तुम जड़ी बूटियां खत्म करने की धमकी दे रही थी। जिस पर लीला हंसते हुए कहती है, गर्मी आ रही है, इसलिए हमें इन्हें अभी लगाना होगा ताकि ये गर्मियों में मजबूत हो जाएं और हम पतझड़ में इनकी कटाई कर सकें। जिसे सुनकर एड्रियन कहता है, ठीक है, मैं भी मदद करूंगा, मुझे क्या करना होगा? जिस पर लीला उसे सब समझाती है और कुछ घंटों बाद सारा काम खत्म हो जाता है। फिर एड्रियन कहता है, ये काम मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा मुश्किल था। जिस पर लीला कहती है, लेकिन अब आपको गर्व महसूस हो रहा है ना? फिर लीला पूछती है, जब तुम ड्यूक बन जाओगे तो मैं इस इलाके को फिर से जिंदा कर दूंगी। जिस पर एड्रियन कहता है, क्या जब मैं ड्यूक बनूंगा? फिर वो पूछता है, क्या तुम चाहती हो कि मैं ड्यूक बनूं लीला? जिस पर लीला धीरे से कहती है, नहीं, ये एक सीक्रेट है। फिर एड्रियन मुस्कुराता है और लीला कहती है, अगर तुम ड्यूक नहीं भी बने तो भी मेरे पास एक प्लान है। हम गार्डन से पैसा कमाएंगे और अमीर बन जाएंगे, फिर हम हर दिन जितना चाहें उतना खा सकेंगे। जिस पर एड्रियन हंसकर कहता है, या? फिर लीला कहती है, और बिस्तर भी मुलायम होगा। जिस पर एड्रियन कहता है, साउंड्स गुड। फिर लीला कहती है, और पुराने हथियार भी बदल देंगे।
फिर शाम हो जाती है और दोनों एक पहाड़ी पर बैठकर गांव को देखते हैं। तभी एड्रियन कहता है, मैं एक एलीट यूनिट बनाना चाहता हूँ ताकि हम हाई रैंक पैलैक्स से लड़ सके। जिस पर लीला कहती है, हर दिन जिंदा रहना ही मुश्किल है। फिर एड्रियन कहता है, हमें सिर्फ जिंदा नहीं रहना, आगे बढ़ना है, तुम भी अप्लाई करना। जिस पर लीला कहती है, ठीक है, मैं गार्डन संभालूंगी और तुम नाइट ऑर्डर। मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए बहुत उत्सुक हूँ यंग मास्टर। और फिर दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं। इसके बाद वहां पर एलीट नाइट सिलेक्शन एग्जाम हुआ, जिसमें एडिट ऑर्डर के मंजूर सदस्यों को फाउंडिंग सेरेमनी में बुलाया गया और चुने गए एलीट नाइट्स की आखिरी संख्या 10 से कम थी और उस लिस्ट में जीन और लीला के नाम भी थे। फिर तभी वहां पर कोई जोर से कहता है, ठीक है, सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हो जाओ। फिर जीन वहां पर अपने साथ लीला का एलीट नाइट्स कोट लेकर आता है और वो कोट लीला को दिखाकर कहता है, ये देखो, ये लंबे कोट सिर्फ एलीट नाइट्स को दिए जाएंगे। जिसे देखकर लीला काफी खुश हो जाती है और वो सीधा उस कोट को पहन लेती है। लेकिन वो कोट लीला को काफी बड़ा हो जाता है, जिसे देखकर लीला हैरान होकर कहती है, ये मेरा कोट बहुत लंबा है। और पीछे लीला को इस हालत में देखकर जोर से हंसते हुए जीन अपनी हंसी को काबू नहीं रख पाता और वो जमीन पर गिर जाता है। फिर लुई जो लीला के पास आकर उसे दिलासा देते हुए कहता है, तुम अभी भी अपने ग्रोथ फेज में हो, तो तुम जल्दी ही इसमें ग्रो कर लोगी। जिसे सुनकर लीला उदास होकर कहती है, उफ, बस तुम लोग इंतजार करो। इसके बाद वहां पर ऐसे ही कई मौसम बीत गए। भले ही टूट गए हों और चोट लगी हो, हम एक दूसरे पर निर्भर रहे और आगे बढ़े और इस तरह पूरे 2 साल बीत गए। तभी हम देखते हैं लीला अपने गार्डन में लगे हुए फलों को तोड़ते हुए कहती है, हाँ, यहाँ पर कुछ ज्यादा ही फल उग गए हैं, ये काफी होना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि लीला अब 17 साल की हो गई है और वो अपनी मेहनत को देखकर खुशी से कहती है, अगर ये 2 साल की कड़ी मेहनत का नतीजा है, लीला तुमने सच में बहुत मेहनत की है। मुझे जल्दी से जाकर यंग मास्टर को बताना है कि आने वाला सामान और भी खराब हो गया है, लेकिन इस गार्डन की वजह से अब हम काफी हद तक आत्मनिर्भर हैं। प्रोजेक्ट मेक द ब्लैक नाइट रिच। अगर हम ऐसे ही चलते रहें तो ये एकदम सही है। जब लीला ये सब सोच रही होती है, तभी उसे याद आता है कि नॉवल के अनुसार अगला चैप्टर शुरू हो चुका है और ये इसका सबसे खतरनाक हिस्सा है। जिसे सोचकर लीला डर जाती है और कहती है, इसके आसपास कोई निशान या कोई इंसान जो अजीब लगे, मुझे कोई नहीं दिख रहा। खैर, ऐसा नहीं है कि कोई भी इस शापित जंगल में ढूंढने आएगा सिवाय पागल कल्टिस्ट के। ये याद करते ही लीला जोर से चिल्लाती है, मैं तो सचमुच फंस गई हूं। फिर वो उदास होकर सोचती है, इस चैप्टर में विलन के कारण ब्लैक नाइट ऑर्डर खत्म हो जाता है और एड्रियन को ऐसा इमोशनल घाव लगता है जो कभी ठीक नहीं हो सकता। मुझे 100% यकीन है यही वही घटना है। मुझे इसे रोकना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपने परिवार को फिर से नहीं खो सकती। फिर वो खुद से कहती है, नहीं रुको, ये घटना अभी शुरू भी नहीं हुई है ना? तो ठीक है, पहले वापस जाकर इसकी रिपोर्ट करते हैं। फिर वो गुनगुनाते हुए वापस जाने लगती है और कहती है, अगर हमें इसका पता जल्दी चल गया तो हम इसे समय रहते रोक पाएंगे। हाँ, पॉजिटिव सोचना जरूरी है। जब मैं इसके बारे में ऐसे सोचती हूँ तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो एक तरह से लकी है। तभी अचानक से लीला को अजीब सा महसूस होने लगता है और वो कहती है, अचानक मुझे आगे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा। इतना कहते ही उसके पैरों के नीचे किसी चीज ने पकड़ लिया होता है, जिसे देखकर लीला कहती है, डैम इट। इतना कहते ही वो चीज लीला को हवा में उठा लेती है और लीला कहती है, मुझे धोखा मिला है। ये पौधे जैसा मॉन्स्टर बेलैक्स है। हर बार जब ये पत्ते हिलते हैं तो जहर फैलता है। मुझे जितना हो सके अपनी सांस रोकनी होगी, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं कब तक टिक पाऊंगी। इतना कहकर लीला अपनी तलवार निकालती है और कहती है, मुझे इसे जल्द ही खत्म करना होगा। ओ नॉर्थ विंड, अपने तेज रफ्तार से सब कुछ उड़ा ले जाओ, और ओ फ्रॉस्ट, अपने सामने सब कुछ जमा दो और काट दो। अपनी तेज सांस यहाँ पर छोड़ो। ये कहते ही दोनों पावर मिलकर उस मॉन्स्टर को खत्म कर देती हैं। इसके बाद लीला जमीन पर गिर पड़ती है और कहती है, उफ, खांसी, आह, इसमें सच में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। धत्तेरी की, मेरा एंकल भी टूट गया है। अरे, मेरी जड़ी बूटियां भी सब खराब हो गईं। नहीं, मेरे पास ऐसे बैठने का समय नहीं है। मुझे जल्दी करनी होगी और उन्हें चेतावनी देनी होगी। इतना कहकर लीला अपनी स्पिरिट पावर का इस्तेमाल करती है और कहती है, ओ नॉर्थ विंड, मुझे अपने पंखों में लेकर उड़ा लो। इसके बाद लीला वहां से उड़कर अपने बेस पर लौट आती है और सामने खड़े जीन को पुकारती है।
जिसे देखकर जीन घबराकर उसके पास दौड़ता है और कहता है, लीला, तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम अभी अभी जंगल से आई हो? तुम अकेले क्यों गई थी? हम हमेशा जोड़ों में काम करते हैं। जिस पर लीला कहती है, अरे मुझे माफ करना, इस बार मुझे माफ कर देना, लेकिन सबसे पहले तुम सबको बता दो, कोई बैरियर के पास आया है। उन्होंने एक जादुई घेरा बनाया है, हमें टेम्पल को सूचित करना होगा। इतना कहते ही लीला के नाक से खून निकलने लगता है और वो बेहोश होकर गिर जाती है, जिसे देखकर जीन घबरा जाता है और उसका नाम पुकारता है। फिर सीन बदलता है, जहां लीला को अस्पताल में लाया गया है। उसे चेक करते हुए सिरिल कहता है, वो ठीक हो जाएगी, जहर की मात्रा इतनी ज्यादा नहीं है। असली समस्या उसके एंकल की चोट है, उसे कुछ हफ्तों तक आराम करना होगा। जिसे सुनकर एड्रियन चैन की सांस लेता है, लेकिन जीन गुस्से में कहता है, वो अकेले जंगल में इतनी अंदर तक चली गई थी, जब वो ठीक हो जाएगी तो मैं उसे जमकर डांटूंगा। तभी एड्रियन पूछता है, जीन, क्या तुमने उस मैजिक सर्कल की पुष्टि कर ली है जिसका जिक्र लीला ने किया था? जिस पर जीन कहता है, हाँ, हमें एक अनजान जादुई घेरा मिला है, लेकिन हमने उसे छुआ नहीं और उसे वैसा ही छोड़ दिया। जिस पर एड्रियन कहता है, गुड जॉब। फिर वो सोचता है, वो मैजिक सर्कल और ये सब, ऐसा काम सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है। वो औरत, क्या उसने फिर से हरकतें शुरू कर दी हैं? फिर वो कुछ देर चुप रहता है और कहता है, हमें अभी दुश्मन का मकसद नहीं पता, लेकिन ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम अकेले संभाल सकें। हमें टेम्पल को इसकी जानकारी देनी चाहिए। इसके बाद वहां पर सीन बदलकर हमें एक ऐसी जगह का सीन दिखाया जाता है जहां पर लीला बचपन में पहली बार आई थी। उसे जगह को देखकर लीला कहती है, क्या ये जगह? लेकिन मैं कहां पर हूं? ये फीलिंग मुझे जाने पहचाने क्यों लग रही है? तभी वहां पर कोई कहता है, सब कुछ ठीक है, हम यकीनन फिर से मिल पाएंगे, तो एक बार और अगर तुम ऐसा करती हो तो ठीक है। इतना ही कहते ही हमें वापस रियल वर्ल्ड में सीन दिखाया जाता है, जहां पर लीला धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और तुरंत बेड पर उठकर अंगड़ाई लेते हुए कहती है, वाह, मैं बहुत अच्छी तरह से सोई हूं। तभी वहां पर सिरिल लीला के सर पर जोर से मुक्का मार देता है, जिस कारण लीला दर्द से चिल्लाती है। तभी सिरिल कहता है, स्लेप्ट हेड, तुम? तभी लीला चिल्लाकर सिरिल से कहती है, अरे तुम मरीज को इस तरह क्यों मार रहे हो? ऐसा हिंसा मत करो। फिर सिरिल लीला के लिए वहां पर नाश्ता लेकर आता है और कहता है, हम बस बातें ही करते रहेंगे, सबसे पहले चलो अपना लंच करो। तुम्हें पता है ऐसा कितनी बार हो चुका है, तुम्हारे अलावा किसी और का दिल ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिसे सुनकर लीला बस वहां पर हंसती रहती है, लेकिन वो इस बात पर कुछ भी नहीं कहती है। फिर सिरिल कहता है, चूंकि तुम्हारे एंकल्स में चोट लगी है, इसीलिए समझदारी से काम करो और आराम करो। आज कोई गश्त नहीं है और ब्लैक शील्ड फोर्ट्रेस में काफी शांति है। जिसे सुनकर लीला कहती है, ऐसा क्यों? जिस पर सिरिल बताता है, तुमने कहा था ना कि तुम्हें बैरियर में कोई गड़बड़ी मिली है और हमने टेम्पल में इसकी सूचना दी। उन्होंने एक प्रीस्ट को भेज दिया है, उनके साथ कमांडर और विशिष्ट लोग अवरोध का निरीक्षण करने गए हैं। जिसे सुनकर लीला कहती है, राहत की बात है। लगता है कि जब मामला गंभीर होता है तो टेम्पल तेजी से कार्रवाई करता है। अच्छा है, वैसे भी मुझे बैरियर के बारे में ज्यादा पता नहीं है, इसीलिए मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। ये मुश्किल आसानी से सुलझ जाएगी। तभी इस वक्त लीला को कुछ बातें याद आती हैं, जिस कारण वो काफी घबरा जाती है और वो तुरंत सिरिल से पूछती है, एक सेकंड रुको, तुमने अभी क्या कहा है? हमारी सारे एलीट बाहर चले गए हैं। जिसे सुनकर सिरिल कहता है, आखिर हमें पता नहीं कि क्या हो सकता है। जैसे ही लीला ये बात सुनती है, वो काफी घबराकर बेड से उतरती है और सोचती है, नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं ये पूरी तरह से कैसे भूल सकती हूँ, इस कहानी का फाइनल बॉस। इतना सोचते ही लीला तुरंत कमरे की खिड़की तोड़कर बाहर देखती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वहाँ पर बेलैक्स ने सभी लोगों पर हमला कर दिया था। जिसे देखकर लीला चिल्लाकर कहती है, एड्रियन। फिर वो कहती है, मैं इतनी लापरवाह क्यों थी? इस कहानी का असली खतरा और कोई नहीं, हाई प्रीस्ट है। तभी पीछे से सिरिल घबराकर कहता है, अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? क्या वहाँ पर कोई रुकावट हो सकती है? लेकिन लीला एक सेकंड भी नहीं रुकती। वो तुरंत वहाँ से भागते हुए सिरिल से कहती है, सिरिल, तुम जितनी जल्दी हो सके मेन कैसल की तरफ भागो और जितने लोगों को हो सके यहाँ से निकलने में मदद करो। जिसे सुनकर सिरिल हैरान होकर कहता है, क्या? तुमने क्या कहा? तभी लीला रुककर कहती है, और तुम यहाँ पर मत रुकना, इस हालत में तुम्हारी जान भी जा सकती है। फिर लीला पीछे मुड़कर मुस्कुराते हुए कहती है, सिरिल प्लीज तुम जिंदा रहना। इतना कहते ही लीला वहाँ से चली जाती है और सिरिल लीला की बात सुनकर हैरान होकर उसका नाम पुकारता है, लेकिन लीला विंड स्पिरिट का इस्तेमाल करके तेजी से वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लीला के टीम मेंबर उन खतरनाक बेलैक्स से लड़ रहे हैं। तभी जीन एक बेलैक्स को खत्म करते हुए कहता है, ये बेलैक्स बिना रुके आते ही जा रहे हैं। फिर वो अपने चेहरे से खून साफ करते हुए सोचता है, ये सिर्फ लुई और मेरे लिए बहुत ज्यादा है, बाकी सबका भी यही हाल है। उफ,
काश बस एक और इंसान होता। अगर हमारे साथ कोई और होता तभी उसके पीछे एक बेलैक्स हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी लीला तेजी से आकर उसे खत्म कर देती है, जिसे देखकर जीन चिल्लाता है लीला, जिस पे लीला कहती है मुझे माफ कर देना, मैं बहुत देर से आ गई। फिर वो दौड़कर जीन के पास जाती है और पूछती है यंग मास्टर कहाँ पर है, जिस पर जीन कहता है कमांडर उधर है। ये सुनते ही लीला उधर देखती है और हैरान हो जाती है। वो चिल्लाकर कहती है यंग मास्टर। तभी हम देखते हैं कि एड्रियन लड़ते लड़ते काफी थक चुका है और लू उसे संभालते हुए कहता है तुम शांत हो जाओ, वो अभी भी सांस ले रहे हैं, वो ठीक है, तुम परेशान मत हो। तभी जीन चिल्लाता है लीला संभाल के, तुम्हारे पीछे। ये सुनते ही लीला तुरंत तलवार से हमले को रोकती है, लेकिन वो बेलैक्स बहुत बड़ा होता है और उसके हाथ ऑक्टोपस जैसे होते हैं। लीला एक हमला रोक लेती है, लेकिन बाकी हमले उसे लग जाते हैं, जिस पर लीला कहती है ये तो पागलपन है। फिर वो अपनी स्पिरिट पावर मिलाकर कहती है ये हालत पहले से भी ज्यादा खराब है, और वो जोर से चिल्लाकर कहती है मेरे मामले में दखल मत देना। इसके बाद वो उस जानवर पर हमला करती है। फिर सोचती है जैसा कि उम्मीद थी मेरा शरीर अच्छी हालत में नहीं है। फिर वो उस ऑब्जेक्ट की तरफ देखकर कहती है अभी रुकावट का सिर्फ एक हिस्सा टूटा है, लेकिन अगर दूसरा भी टूट गया तो और भी ज्यादा बेलैक्स बाहर आ जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। तभी उस ऑब्जेक्ट में हलचल शुरू हो जाती है, जिसे देखकर लीला चिल्लाती है सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हो जाओ। फिर वो अपनी सबसे बड़ी स्पिरिट पावर एक्टिवेट करते हुए कहती है ओ नॉर्थ विंड और फ्रॉस्ट मेरे साथी, हर चीज को जड़ता में जमा दो। ये है परिपूर्ण शीत ऋतु की निर्दोष ढाल। इतना कहते ही लीला अपनी पावर जमीन में उतार देती है और वहाँ एक विशाल कवच बन जाता है जो सभी को बचा लेता है। थोड़ी देर बाद जीन कहता है लानत है, ये जहरीली भाप थी, सिर्फ सांस लेने से हमारी जान जा सकती थी। तभी लीला दौड़कर एड्रियन के पास जाती है और कहती है यंग मास्टर आप ठीक है, लेकिन एड्रियन की हालत काफी खराब होती है। तभी लुई उसे संभालते हुए कहता है क्या तुम होश में हो, जिस पर एड्रियन धीरे धीरे आंखें खोलकर कहता है लीला तुमने ये कैसे किया, क्या तुम्हारा पैर ठीक है, जिस पर लीला हंसते हुए कहती है सच में मैं भी यही तुमसे पूछना चाहती हूँ, जिस पर एड्रियन कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर लीला पूछती है क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम ठीक हो, तुम धमाके के ठीक बगल में थे। ये तो